सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ स्वाति कुमार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने की रणनीति पर बात की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बैठक के दौरान महाराष्ट्र में मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया था। चिंता मोदी की नहीं थी बल्कि अमित शाह की थी। उनसे मैं सावधान था, ये बात उन्होंने कही। हमारी बुद्धिमत्ता, आक्रामकता और जनाधार की वजह से ही शाह के प्रयास सफल नहीं हो सके। महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाई, इसके शिल्पकार रहे शरद पवार ने माना है कि अजीत पवार का भाजपा से हाथ मिलाना उनके लिए एक झटका था। पवार ने कहा कि अजीत पवार ने एक दिन मुझसे कहा था कि फडणवीस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ बात करनी है। राजनीति में संवाद बना रहना चाहिए, ये समझते हुए मैंने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन इस प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया था। पवार ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारे आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे लिए साथ मिलकर काम करना संभव नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रपति बनाने के प्रस्ताव पर कहा है कि यह खबर बेबुनियादी है। I don't entertain media here. You should know. सर प्लीज कहा जा रहा है कि प्लीज बीजेपी कहना है कि आप प्लीज प्रचार के लिए करना चाहता हूँ। पवार साहब ने एक चैनल के इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं एक ऑफर था कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए आ गया है। निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय लिया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं, हमने उनसे संघर्ष किया है, तो उनके साथ जाने का सवाल नहीं होता, इसलिए उनके ऑफर को पवार साहब ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी की सीमा तक सत्ता हथियाने के लिए जा सकती है, वो खुलासा आदरणीय शरद पवार जी ने किया कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उन्हें ऑफर दिया कि भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए, लेकिन उन्होंने एक सिरे से उसे खारिज कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर एक सरकार बनाए और शिवसेना को साथ उसमें लिया। और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जो खेल खेला था भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, और अजीत पवार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी गलती थी कि वो भाजपा के साथ में गए। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, साथ ही सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और मेरे सहयोगी आलोक द्विवेदी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले पीयूष पंत साहब का मैं रुख करूंगी। पीयूष जी, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, उनका ऐसे वक्त पे बयान सामने आना और उनका सीधे ये बात कहना कि कहीं ना कहीं ऑफर दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें, जिसे उन्होंने नकार दिया, क्या दृष्टिकोण इसमें सामने आता है उनका? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के चाणक्य सही कहा जाता है शरद पवार जी को। उन्होंने ये करके भी दिखा दिया कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि रातों रात जो है और भोर सुबह जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटा के और जो शपथ दिलवा दी फडणवीस जी को सुबह के टाइम में, और फिर वो पूरा का पूरा मामला पलट गया और बाद में जाके जो है उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और वहाँ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनती है। तो ये दिखाता है कि असली चाणक्य कौन है। और अभी वो जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए वो एक सही बात कह रहे हैं, उसी बात को उन्होंने कहा है और एक्सपोज किया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये तमाम अटकलें और मीडिया में भी लग रही थी लगातार। जब देखिए ये जब अजीत पवार ने शपथ ली
तो ये सब लोग मान रहे थे कि शायद शरद पवार जो है मिल गए हैं भाजपा से और उन्होंने उनके साथ मिलके ही ये सरकार बनी है। और वो अटकलें काफ़ी लगी थी और ये भी बल्कि कहा गया था कि शरद पवार इस बात को डिनाई करते रहे हैं लगातार, फिर कैसे बना ली, तो ये चल रहा था। लेकिन बाद में ये दिखा कि किस तरह से शरद पवार ही जो हैं वही जो हैं एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने यहाँ तक कि अजीत पवार को जो है कि अलग थलग छोड़ दिया और पूरी पार्टी जो है अलग आ गई, वो एक साथ आ गई, सरकार गिर गई। तो निश्चित रूप से, और ये जो बात उन्होंने कही है तो ये सिर्फ उन्होंने खुलासा किया है सच्चाई का, और निश्चित रूप से दो राय ने कि मोदी जी ने उनसे कहा भी, मोदी जी के वो दोस्त भी शरद पवार के, देखिए दोस्ती सबसे, हर पार्टी में जितने बड़े नेता लोग हैं उनके साथ जो है शरद पवार के अच्छे रिश्ते हैं। और भाजपा को 2014 में भी आपको याद होगा कि भाजपा को जो है कि एनसीपी ने सपोर्ट दिया था, उसके बाद ही शिवसेना आई थी वहां सरकार उनके साथ शामिल होने के लिए। तो वो है, और ये बात हुई होगी निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, शिवसेना के नहीं जब साथ दे रही थी तो कैसे सरकार बनाए, तो उन्होंने संपर्क निश्चित रूप से किया होगा। लेकिन जिस तरह शरद पवार लगातार जो इलेक्शन के दौरान भी बीजेपी की खिलाफत करते रहे और बाद में भी उन्होंने लगातार कहा कि हम सरकार साथ में नहीं बनाएंगे, उस पर वो खड़े रहे, स्टैंड करते रहे, और अंत में ये हुआ कि उनकी ही सरकार बनी वहां पे। बिल्कुल सतीश जी, जिस तरह से शरद पवार के लिए कहा जाता है कि उनको समझ पाने में कई जन्म लगेंगे, वो कुछ करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, क्या उनकी इस बात पर सच्चाई सामने आ रही? जिस तरह से पीयूष जी ने कहा कि हो सकता है इस तरह का ऑफर दिया भी गया हो और प्रधानमंत्री की तरफ से जो रूपरेखा भी कहीं ना कहीं तैयार की गई थी, राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि एनसीपी की उन्होंने तारीफ की थी, उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई थी शरद पवार से। तो इस तरह का मैसेज जब शरद पवार की तरफ से सामने आता है, क्या इमेज पर कुछ असर पड़ेगा प्रधानमंत्री की, साथ ही बीजेपी पार्टी की? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से फर्क पड़ेगा स्वाति जी, लेकिन मिलने के बाद यदि ये शरद जी का बयान आता तो बहुत अच्छा रहता। दूसरा, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या कोई ऐसा बयान आया? उसके बावजूद भी उनके भतीजे अजीत पवार देवेंद्र जी से बैठ के मीटिंग करते रहे। क्या शरद जी को यह भी बताना चाहिए कि दीपावली के आसपास भी उनके बीजेपी के कई नेताओं से मीटिंगें हुई? वो भी तो कम से कम खुलना चाहिए सारे लोगों के सामने कि आखिर में वो कौन कौन से नेता थे जिनसे उनकी चर्चाएं सरकार को बनाने को लेकर थीं। और बार बार एनसीपी कहने लगी कि कांग्रेस डिसीजन लेगी, कांग्रेस एनसीपी डिसीजन लेगी, इसमें कहीं ना कहीं था। और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना कि शरद जी गंगा जल में खड़े होकर के कहें तब भी हमें भरोसा नहीं होगा। और उसी बीच आपने देखा होगा कि संजय राउत का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि शरद जी को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो उस समय दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे शिवसेना हो, वो बिल्कुल घन चक्कर बनी हुई थी कि आखिर में शरद जी चाहते क्या हैं, किस बात को लेकर के सरकार बना पाएंगे, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के शिवसेना को या कांग्रेस को दबाव में लेना चाह रहे थे। बहुत सी सारी चीजें सामने निकल के आई, कभी 12 मंत्रियों की बातें आई, कभी कुछ और आई, कभी कुछ और आई, क्या कौन सा मंत्रालय उनके पास होगा, उप मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। आज की डेट में भी आपने देखा होगा कि एनसीपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री के लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल को लेकर दूसरा विस्तार होना था, वो अभी तक शायद डेट नहीं आई है। तो कुछ न कुछ तो अभी भी तीनों दलों के बीच चल रहा है। और जो शरद जी ने बातें कही हैं बिल्कुल निश्चित तौर से सही कही है कि बिल्कुल, क्योंकि उस मीटिंग के बाद अमित शाह को बुलाना, वित्त मंत्री को भी बुलाना, कुछ न कुछ ऐसी चर्चाएं निश्चित रही होंगी। कोई 40-45 मिनट की वो मीटिंग प्रधानमंत्री से रही तो बहुत बड़ी लंबी वार्ता होती है उस समय के 45 मिनट किसी पीएम किसी को टाइम दे रहे हैं। और उस समय कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था कि यदि किन्हीं मुद्दों पर शरद जी को मिलना था प्रधानमंत्री जी, तो हो सकता है कि जिनके साथ आप चुनाव लड़े हो वो सहयोगी संगठन को भी लेकर के लड़ते जाते उनसे मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तब भी था। बिल्कुल। और सुनील जी, ये बात भी लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही थी। संजय राउत कह रहे थे कि किसानों के मुद्दे पर जब मुलाकात करने जाएंगे तो वो भी उनके साथ जाएंगे, पार्टी के तमाम नेता भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी अकेले मुलाकात शरद पवार की, क्या लगता है बातचीत हुई होगी? कुछ मंत्रिमंडल के कुछ पद पर चर्चा हुई होगी जिसमें सहमति नहीं बन पाई शरद पवार की, और आखिरकार जो गठबंधन का जिक्र किया जा रहा था वो नहीं हो पाया एनसीपी और बीजेपी के बीच। स्वाति जी, बात जो भी रही होगी उसका विस्तार तो अभी वक्त के गर्भ में है, वो आ जाएगा। लेकिन उसके वर्तमान में जो आया वो एक क्लियर हो गया कि जो शतरंज की बिसात बीजेपी ने अपने वजीर के थ्रू राजा के मुख से कहलवाई, उसको एक राजा ने बिना वजीर के ऐसे पलट के मुंह के मारी कि पूरे देश ने देख लिया कि असली राजा ही वजीर के साथ चल के शतरंज की बिसात बनाता है। तो शरद पवार जी ने ऐसा शतरंज की गेम खेली कि ना राजा की चली ना वजीर की चली वो जो शरद पवार रूपी राजा ने महाराष्ट्र में डिसाइड कर रखा था। तो ये सब चीजें अब गर्भ में दब गई हैं।
वर्तमान के अंदर जो चीज़ है वर्तमान के अंदर है, महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार मिले और अच्छी सरकार के थ्रू महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र के किसानों को जो उनकी समस्याएं उससे आगे बढ़ाया जाए। अभी सारा फोकस तीनों पार्टियों का उसी चीज़ के ऊपर है और शरद जी के नेतृत्व और शरद जी के संज्ञान में लेके तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा के अंदर लेके जाएंगी। चलिए हम रुक करते, मेरे सहयोगी आलोक भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आलोक, शरद पवार का इस वक्त इस तरह का बयान सामने आना, झारखंड चुनाव चल रहा है, पहला चरण संपन्न हो गया है, 4 और चरण बाकी है और भी कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की जो इमेज है उस पर कोई असर पड़ने वाला है इस बयान का शरद पवार के, या फिर जो महाराष्ट्र में जिस तरह की हवा चली है वो झारखंड से होते हुए आगे के राज्यों में भी जाएगी? क्योंकि संजय रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि गोवा में अब कुछ तख्ता पलट होने वाला है और गोवा पर अब नजर है। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी उनका एक अहम स्थान है और वो देश की राजनीति में भी सबसे चतुर और कुशल राजनीतिज्ञों में उनका शुमार होता है। बड़े ही संतुलित अंदाज में उन्होंने ये जो सारी बातें बताई हैं उसको बेहद संतुलित अंदाज में बताया है और उन्होंने यह भी कोशिश की है कि इन सब को बताने में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध खराब ना हो, इसलिए उन्होंने यह बताया कि चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम और आप मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दे सकें, ये उन्होंने स्पष्ट किया और बहुत सारी बातें भी बताई। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पहले तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को किन मुद्दों पर तैयार किया गया। कांग्रेस को तैयार करने के लिए शरद पवार ने सोनिया गांधी को ये याद दिलाया कि इमरजेंसी के वक्त में बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए थे। इसी तरीके से जब प्रतिभा देवी पाटिल कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो शिवसेना ने उनका साथ दिया था। इन कई सारे जो घटनाक्रम थे उनको याद दिलाते हुए श्रीमती सोनिया गांधी को उन्होंने तैयार किया कि शिवसेना के साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार हो और शिवसेना के मुख्यमंत्री को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को ब्रीफ किया है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध भी बने रहें और उससे भारतीय जनता पार्टी की दोहरी इमेज का खुलासा भी हो सके। तो ये एक तरीके से वार भी है और प्रहार भी है भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी दोहरी पॉलिटिक्स की पर उन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन मार्क किया है और ये कहा है कि हम गए तो थे किसानों से मिलने के लिए, हमने बात शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलते चलते ये कहा कि क्या हम लोग एक नई दिशा दे सकते हैं क्या महाराष्ट्र की राजनीति को। तो ये एक तरीके से यही कहा जाएगा कि भाजपा की नीति रीति पर एक प्रहार किया है शरद पवार ने और वो हमेशा बहुत शातिर अंदाज में इस तरीके से प्रहार करने के लिए जाने जाते रहे हैं और आज फिर उन्होंने एक बार बहुत शातिर अंदाज में ऐसे वक्त में जबकि झारखंड में चुनाव चल रहे हैं एक कड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है उनकी रीति और नीति पर। जी, और देखिए पीयूष जी, इस बार किसी बड़े नेता का नाम ना लेकर एक बड़े पद पर किसी और छोटे मोटे नेता का नाम ना लेकर सीधे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री की नाम की बात कही है शरद पवार ने। सीधे जो मुखिया हैं एक तरह से देखा जाए, जो सबसे बड़े नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर, उनको निशाने पर लिया है। नहीं, देखिए ये लाजमी है क्योंकि देखिए बात होगी अगर शरद पवार की तो मोदी जी से ही होगी और मोदी जी का जो स्ट्रक्चर है वही शरद पवार का, अगर वो देश के प्रधानमंत्री, शरद पवार का भी एक शख्सियत है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े नेता हैं वो और ये उन्होंने करके दिखा भी दिया कि किस तरह से पूरी जो वहाँ की आपकी जो मराठा राजनीति है उसको किस तरह से वो अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। और वही मराठा राजनीति का ही देखिए परिणाम था कि देख ये भी उनके पक्ष में गया शरद पवार में कि एक जो मराठा डोमिनेंस है वहाँ महाराष्ट्र में, और इस बार देवेंद्र फडणवीस को एक ब्राह्मण को बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं जो है आड़े आ गया और ये तमाम लामबंदी जो हुई है उसमें भी इसका हाथ है। तो मोदी जी के एक स्ट्रेचर के साथ जो है कि जब शरद पवार बात करते हैं तो वो एक महत्व मिलता है उस बात को और इसीलिए और मोदी जी देखिए भाजपा में कौन लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह दो ही निर्णय लेते हैं कि सरकार कब गिरानी है, सरकार कब बनानी है, कैसे बनानी है, क्या करनी है, दोनों ही आपस में कंसल्टेशन करते हैं।
तो निश्चित रूप से चूंकि एनसीपी शरद पवार जी को अपने साथ लाना था, तो अमित शाह शायद उसके लिए उतने उचित नहीं थे जितने कि मोदी जी खुद ही इस बात की चर्चा करते, क्योंकि वो एक महत्व देना होता है इस बात को कि हम आपको महत्व देते हैं, एक प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने उनसे बात करी और ये बात जो है शरद पवार जी ने इस बात को कहा भी है। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीज़ें अब खुलती चली जाएंगी। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है सत्ता बनाने के लिए, जिस तरह से वो शिवसेना ने एक जो झटका दिया है उनको, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पूरे देश भर में उन राज्यों में जहां भाजपा कमजोर स्थिति में, जहां ये बहुत साथियों के अलायंस में है कई ज़्यादा, वहां धीरे धीरे बिखराव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि देखिए शिवसेना का जो एपिसोड हुआ है पूरा महाराष्ट्र में, वो ये भी दिखाता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने साथियों के साथ न्याय नहीं करती है, इनजस्टिस करती है। उनका समर्थन तो लेती है लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं देती वो कभी। एक ये भी कहीं ना कहीं कचोट थी जो शिवसेना को लगातार लगती थी कि बराबरी, और पीयूष इस बात का जिक्र भी लगातार शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह से ये बात हुई है मातोश्री में, बाला साहेब ठाकरे के कमरे में, कि 50-50 के फॉर्मूले पर बात होगी और मुख्यमंत्री जो है वो 2.5 साल का होगा, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद पलट जाती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहा गया है शिवसेना की तरफ से, और यही वजह दिखाई गई है अलग होने की। हाँ, निश्चित रूप से देखिए यही कारण था। और इसमें जो है कि ये हालांकि ये कहा गया कि भाई शिवसेना कुछ ज्यादा ही जो अड़ियल रुख उसने अपना लिया था, और अगर ये था कि उनको तो उप मुख्यमंत्री का पद दिया ही जा रहा था, खाली 50-50% की बात नहीं होती कि एक बार रोटेशन में मुख्यमंत्री हो, तो वो समझौता कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवसेना जो ने ये तय कर लिया था कि उसे अपने दम पे राजनीति करनी है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र उसके जो है प्रभाव क्षेत्र से निकलता चला जा रहा था। जो एक शिवसेना वो वहाँ की एक ऐसी पार्टी थी जो महाराष्ट्र जो है उस पर दबदबा था वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जो 2014 से लगातार भाजपा जो है उसकी जमीन को अपनी तरफ खींचती चली जा रही थी। तो उसको लगा कि यही मौका है कि वो भले ही चाहे उसको अपना हिंदुत्व को डाइल्यूट करना पड़े। हालांकि देखिए अभी 3-4 दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि नहीं मैं तो हिंदुत्ववादी हूं और रहूंगा, लेकिन वो एक नई जमीन तलाश कर रहे हैं, एक अपनी पार्टी को व्यापकता दे रहे हैं, महाराष्ट्र से निकल के और जगह भी जाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक अलायंस बनाया है एक समझदारी के साथ। उनको लगा कि यही मौका है, वरना जो है कि हमें भाजपा खा लेगी, शिवसेना का वजूद बचेगा नहीं उसमें। क्योंकि देखिए उनको लगता है कि इल ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ, एक भाईचारे के साथ का जो सिद्धांत या कर्तव्य है वो भारतीय जनता पार्टी निभा नहीं रही पूरी तरीके से। तो ये उन्होंने डिसाइड किया वहां पे कि हमें अपनी तरफ से कुछ करना होगा। सुनील जी, गठबंधन की बात जिस तरह से सामने आई और शिवसेना का साथ देके बीजेपी का साथ नहीं देना क्या दिखाता है, क्या चल रहा है शरद पवार के दिमाग में, ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखो, एक तो पीयूष जी ने ये कहा, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक बीजेपी ने कहाँ से दौर स्टार्ट किया और कहाँ छोटा भाई बनके महाराष्ट्र में आई थी और बड़ा भाई बन गई। इतनी बड़ी सीटें उनको प्राप्त हो रही थी पिछले भी इलेक्शन में, इसमें भी। लेकिन आप शरद जी को भी समझोगे, शरद जी भी कब शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। यदि उनका 30-32 साल का अनुभव देखा जाए, उन्होंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर काम किया है, तो किस तरीके से वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया, किस तरीके से और मंत्रालयों में गए, सारा देश जानता है। जिस तरीके की राजनीति शरद जी ने की है वो कम ही लोग करते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर से है कि वो राजनीति के बड़े चाणक्य हैं। जो भी निर्णय वो लेते हैं बड़ा सटीक निर्णय लेते हैं, और वो अब तक कह सके तो उनके निर्णय पे कभी क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े जहां शतरंज के खिलाड़ी हों उनके बीच रह करके निर्णय लेना। दूसरा, निश्चित तौर से आप कहिए कि शरद जी ने क्या बीजेपी को कभी लाभ पहुंचाने की बात नहीं की। 2014 की आप बात करें तो 2014 में क्या देवेंद्र जी की सरकार बनाने में शरद जी का योगदान नहीं था? तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी से बहुत कटु संबंध थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और ये बात खुल के आएगी, पीयूष जी भी बैठे हैं, मुझे आपके चैनल पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निश्चित तौर से शरद जी ने कुछ न कुछ राजनीतिक चालें इसमें चली हैं। वो बीजेपी के साथ भी थी, वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ भी थी, लेकिन अंतिम निर्णय क्या हुआ ये समय बताएगा। क्योंकि जब इन्होंने अजीत पवार को विधान दल का नेता बनाया और जाकर के जब वो राज्यपाल से भी मिलते हैं, दोबारा समय लेने की बात भी उनके पत्र से होती है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना विश्वास के देवेंद्र जी के पास गए होंगे। इतने सूत्र तो उनके पास, शरद जी के पास रहते होंगे कि पहली मीटिंग में देवेंद्र जी ने निर्णय नहीं लिया होगा, कुछ न कुछ 2-3-4 चक्कर की मीटिंग रही होगी, तब जाकर के उप मुख्यमंत्री जैसे पद की बात रही और जाकर के पत्र दिया है। तो उसमें शरद जी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे जाके बातें निकल के आएंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा आशीर्वाद रहा होगा। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है अपने पत्रकारिता के अनुभव से कि शरद जी को यह बात कट कर गई होगी कि सीधे भतीजे को ही सेट कर लिया, मुझे साइडलाइन कर दिया। क्योंकि दिल्ली से निकलने के बाद
प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद कोई भी ऐसा शरद जी का बयान नहीं आया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या बीजेपी ने हमारे सामने ये बातें रखी। तो कहीं ना कहीं वो दोनों नावों में कदम लगा के चल रहे थे, लेकिन भतीजे के द्वारा पत्र देना, उप मुख्यमंत्री के पद लेना, ये शरद जी को बात का चोट गई कि जो निर्णय उनके भतीजे ने लिए हैं वो हो सकता है मुझे बाद में विश्वास में नहीं लिया गया है। चंद्रमोहन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगा। देखिए, मैं सुनील जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि आम आम ही रहेगा, उसका स्वाद खट्टा है मीठा होगा, खाने वाले को पता चलेगा, उसका नाम नहीं बदलेगा। उससे शरद पवार जी शरद पवार है, उनका अस्तित्व या उनकी पहचान बदलती नहीं है, ना उन्होंने बदली। और आज जिस स्टेज की राजनीति के ऊपर वो आ गए हैं, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे सुनील जी लगा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे देश में लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन शरद पवार जी देश के अंदर एक सीनियर नेता हैं और परिपक्व राजनीतिक हैं। उनको अपनी राजनीति की हर चाल और हर स्टेप का अनुमान लेके करने वाले हैं। और पीछे भी अगर इतिहास में जाएंगे तो उनके जितने भी कार्यकाल रहे उसमें उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको इस्तेमाल कर कर अपने मतलब महाराष्ट्र को या देश को उन्होंने उसमें पूरा योगदान दिया है। तो उसके विषय में सुनील जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनकी प्रतिक्रिया के अंदर वो किसी भी तरह से इस रूप को ले सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता। चलिए, मैं रुक करूंगी। मेरे सहयोगी आलोक लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आलोक, मुंबई की सल्तनत में तो इस वक्त चहल पहल देखने को मिल रही होगी, लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद से दिल्ली में भी हलचल काफी तेज हो गई होगी। देखिए, इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने खुद को स्थापित सा कर लिया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस बयान का ये रहा कि उन्होंने इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरी रीत नीति है उसको उजागर करने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाना बनाया है। उन्होंने ये कहा कि चलते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ऐसे ऐसे कहा और इस तरीके से अपनी बातों में उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि वो नहीं चाहते कि अमित शाह के साथ उनकी कोई बातचीत हो, अमित शाह के साथ उनके कोई गठबंधन की बातचीत हो। ये तमाम सारी चीज़ें स्पष्ट की उन्होंने। फिर सुप्रिया सूले की भी बात आई, सुप्रिया सूले को मंत्री बनाने का भी ऑफर की बात कही गई। फिर श्रीमती सोनिया गांधी का उन्होंने जिक्र किया कि सोनिया गांधी को कैसे मनाया गया। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी की उन सब बातों को याद दिलाया कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की मदद की। और उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल की जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल थी, उनको कैसे शिवसेना ने मदद की। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए वो महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य की भूमिका पर दिखे और उनकी ये कहा जा सकता है, बिल्कुल वहाँ पर और भी तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, वो ये कहा जा सकता है कि इस सरकार को बनाने में महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी मोर्चा जो बना है उसमें से 100% योगदान शरद पवार का जाता है। शरद पवार की वजह से ये सरकार बनती है महाराष्ट्र की और शरद पवार की वजह से उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की राजनीति में आते हैं। ये कुल मिलाकर वहाँ की राजनीति में एक तरीके से बहुत बड़ा एक तरीके से उन्होंने गेम खेला और उस पर सफलता भी पाई उन्होंने और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक शिकस्त भी दी। तो इस तरीके से ये इस वजह से कहा जा सकता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के ही नहीं चाणक्य हैं, बल्कि देश की राजनीति के भी चाणक्य हैं और उनसे चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ अभी फिलहाल विपक्ष में कोई नहीं समझ में आता कि कोई उनके बराबर का भी कोई कुशल और चतुर राजनीतिज्ञ है भी। जी बने रहिए आलोक। इस वक्त हमारे साथ फूलचंद उबाले बीजेपी नेता मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी फूलचंद साहब। प्रधानमंत्री की इस पेशकश को सार्वजनिक कर शानदार चाल चली है शरद पवार ने, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? देखिए, उनका वक्तव्य मैंने सुना, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर बात करने गए थे, किसानों को जो नुकसान हुई उसके ऊपर उन्होंने पैकेज वगैरह मांगने के लिए और जल्द मदद पहुंचाने के बारे में बात की थी। और जैसा कि फिर उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने, मैं जाते समय मुझे मोदी जी ने रोका और रोककर कहा कि आप जो है आप महाराष्ट्र के सब जो किसानों को इसके बारे में सोचते हो तो आप विकास के बारे में भी हमें साथ दो कि इस देश के अंदर विकास होना चाहिए और विकास के अंदर जुड़ने के लिए आप हमें साथ दो। आप जैसे कद्दावर नेता जो रहते हैं हमें उसकी जरूरत है।
पवार जी ने कहा कि भाई हम विकास के कार्य में साथ देंगे आपको, लेकिन जो महाराष्ट्र के जो चल रहा है वो उसमें हम साथ नहीं देंगे। यहाँ तक की वो बात हुई है वो मालूम है, लेकिन बाकी जो आप बातें जो चला रहे हो कि इसमें पवार साहब को राष्ट्रपति का ऑफर दिया गया था या अन्य कोई बातें, तो इस तरह की बातें जो हमारे बीजेपी की तो इतनी बड़ी कोर कमेटी मीटिंग होती है, सब बैठक होती है, इसमें कहीं दूर दूर तक हमें या पता ही नहीं चला है कि अगर ये बातें होती है, अगर जैसे फूलचंद जी अगर बात करनी हो, राष्ट्रीय चैनल्स में ये सारी खबरें चल रही हैं कि शरद पवार ने इस इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं, और अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री इस तरह की पेशकश करते हैं अपने गठबंधन शिवसेना को दरकिनार करके एनसीपी को, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो ये राजनीति है, राजनीति पे हम चाहते हैं कि गठबंधन की राजनीति, हम लोग तो इंडिया बना ही रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो है हम साथी तलाश रहे। अगर साथी अगर शरद पवार जैसा अगर हमारे माननीय प्रधान जी ने उनसे बात की है कि आप अगर देश के विकास में अगर साथ आओगे तो देश का विकास अच्छे तरह से हो सकता है, तो उनकी व्यक्तिगत वो बातें हुई है, तो व्यक्तिगत बातों को अगर इस तरह से हमें नहीं लगता कि सार्वजनिक होने के बाद, और ये बयान जो है शरद आपका पवार ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की थी शरद पवार को? मैं तो शरद पवार जी का ही बयान पढ़ रहा हूँ, मैं हमारे बीजेपी का क्या स्टैंड है? प्रवक्ता ने अभी तक कोई अधिकृत इस बात की मुहर लगाई नहीं है। आपने तो मोहर ये भी नहीं लगाई। अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए के लिए हमने फडणवीस जी ने सरकार बनाई और उसको लेके चले गए। फडणवीस जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस चीज के लिए आपको लगा लेनी चाहिए थी ना मोहर। एक आपका विधायक जीता हुआ पब्लिकली बैठ के इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद अब सो के जाग रहे, तब फडणवीस जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी सर आपकी बरोबर। मुझे लग रहा है पीयूष जी, बीजेपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है इस पूरे मामले को लेकर। शरद पवार नहीं, देखिए बीजेपी का स्टैंड क्लियर कैसे होगा जब प्रधानमंत्री ने ये बात, प्रधानमंत्री के तरफ से ये बात कही गई है जो शरद पवार जी ने कही है, तो अब बीजेपी के लिए कुछ बचा नहीं है। बीजेपी अपने का बचाव कैसे करेगी? क्योंकि ये बात देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि देखिए हो सकता है ये बात कही हो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री और शरद पवार जी की काफी लंबी मुलाकात हुई थी, जो अभी हमारे साथी सुनील भी कह रहे थे कि वो लोग मिले हैं लगातार, और भाजपा हर पार्टी से संपर्क में थी। वो पूरा ये संभावना तलाश रही थी कि किसका सरकार बनाए, क्योंकि शिवसेना लगातार अड़ियल रुख अपनाए हुए थे कि नहीं वो तो नहीं जाएगी, वो तो नहीं बनाएगी, अगर ये मिलता है तभी बनाएगी, 50-50 का होता है जो वादा था वो होगी। तो ये सबके साथ एक्सप्लोर कर रहे थे किसके साथ बनती है। बिल्कुल, लेकिन सरकार आखिरकार बनी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, लेकिन शरद पवार के इस बयान से सियासी भूचाल जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, सुनील कौशिक और आलोक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी बहस के उस पार चर्चा आगे भी जारी है, आप देखते रहिए।